आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे तुम लोग? सब बढ़िया, कुशलम मंगलम? हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आई एम सो बोरिंग इन माई लाइफ, आई कैन नॉट टेल यू यार कि द ओनली थिंग आई फाउंड एक्साइटमेंट अबाउट 2024 इज दैट इट्स लीप ईयर। अब देखो गणित के टीचर का कितना बुरा हाल होता है यार। फिर मैंने कहा यार 2025 तो एक परफेक्ट स्क्वायर ईयर है। फिर मैंने कहा यार ये परफेक्ट स्क्वायर ईयर ना हमारी जिंदगी में एक ही बार आएगा, क्योंकि अगला जो परफेक्ट स्क्वायर ईयर आएगा वो आएगा 46 का स्क्वायर, और वो वैल्यू 2116 सन में आएगी। मर जाएंगे तब तक यार। इसके पहले जो परफेक्ट स्क्वायर ईयर था वो 44 का स्क्वायर था, वो 1936 में हुआ, तब भी हम मरे हुए थे, हम थे ही नहीं। तो अगला साल बहुत एक्साइटमेंट वाला है, बिकॉज 45 स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर ईयर सिर्फ जिंदगी में एक बार आता है। मतलब आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार एक स्क्वायर ईयर आएगा। 2025 नौकरी ले लेना उसी में। फिर भी मेरा मन नहीं माना कल बैठे बैठे, तो मैंने कहा ये पेयर्स बार बार कब आते हैं? आखिर 2024 जो लीप ईयर है, इसके बाद अगला साल परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोबारा कब होगा? ये मैंने सोचा, तो ये दोबारा होगा 2208 और 2209 में। तब हम लोग मर चुके होंगे और आपको कोई याद ही नहीं रखेगा तब तक। ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग 2 साल हैं यार, ले लो नौकरी। तो ये हमने कल किया है। ठीक है, कल का हमारा कार्य यही था, बैठे ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहे थे, अच्छा ये पैटर्न कब बिल्ड होगा। ओके, दैट्स हाउ बोरिंग आई एम। यस, सो 2208 2209 में अगली बार ये पैटर्न आएगा। ये बहुत ही अमेजिंग, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, ऐसे ही आते हैं ना। मतलब मैंने व्हाट्सएप पे नहीं देखा है, मैंने खुद ही सोचा है, गणित में ही सब सोचते रहते हैं। ठीक है, तो तो मुझे पता चला कि जब भी कोई ऑड नंबर का स्क्वायर आप करोगे, कोई भी ऑड नंबर ले लो आप, क्योंकि ऑड नंबर होता है आपका 2n+1 का होल स्क्वायर, पूरा नंबर सिस्टम है। इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको याद है ये 4k+1 टाइप का पैटर्न बनता था। तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 से डिवाइड करके आपको 1 रिमाइंडर देगा हमेशा, राइट? तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो ऑड नंबर का होगा वो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, और पिछला साल जो है 4 का मल्टीपल होगा, तो लीप ईयर होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो देयरफॉर एनी ऑड नंबर का स्क्वायर दैट यू टेक और उसके पहले वाला साल, ये कॉम्बिनेशन जो है लीप ईयर और परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन देगा। जो कि जो इस साल हो रहा है, ये इसके पहले कब हुआ था पता है आपको? 43 का स्क्वायर निकालो, और 43 का आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा 25 1849 और 1848 में से हुआ था। और आगे कब होगा? ये 2208 और 2209 में होगा, और ये आपके जीवन काल में यहां हो रहा है, राइट? सोचिए आप कितने लकी हो कि बहुत सारे लोग जो 1849 के बाद पैदा हुए सन 1900 में मर गए, जो 1900 में पैदा हुए सो 1900 2000 में मर गए, मतलब 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में ही मर गए, या 2024 के पहले मर गए, उन्होंने ये 2 साल नहीं जिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सोचो, जो ये कॉम्बिनेशन नहीं देख पाते हैं। तुम्हें ये कॉम्बिनेशन देखने का मौका मिला है, लीप ईयर अगले साल परफेक्ट स्क्वायर। डोंट मिस इट। मेक श्योर आप इतनी बढ़िया तैयारी करें इस साल, इस लीप ईयर में, कि अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। समझे कि नहीं? ऑलराइट, तो ये हमारा कल का कार्य था। ऐसे बैठे बैठे दिमाग में दोनों नंबर पैटर्न आया, देन आई जस्ट थॉट कि कैसे, मैं दिमाग में सोच लिया सब कुछ कि हाँ अच्छा ठीक है, देखो ऐसे तो आज ट्विटर पे भी डाला, मैंने कहा लोगों को बोर करते हैं, कल ही डाला था शायद। ठीक है, तो ये किसको किताब मिली? प्रशांत को बुक आ गई है, बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू प्रशांत यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आगे बढ़े, आज का क्लास किया जाए। ऑल राइट, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हम लोग ने 11 सवाल तक किए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 11, यस। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। तो 12वां सवाल क्या है कि एक सवाल है जो रेशनलाइजेशन का सवाल है। रेशनलाइजेशन मतलब आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। 3 टर्म्स दिख रहे होंगे, 1 2 3, इनका परिमेयीकरण करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो लगाना है, राइट? कैन यू ऑल प्लीज हेल्प मी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? ठीक है, तो आप पहले सॉल्व करिए। अब देखो ये देख के थोड़ा घबराहट सी हो रही होगी आपको शायद कि इसका परिमेयीकरण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नीचे 3 टर्म है, बट इतना घबराते नहीं है। कम से कम एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर देखते हैं कि अगला कदम क्या होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर यहाँ √5 + √2 - √7 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको ऐसा सोच सकते हैं, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा √5 + √2 + √7। यहाँ पर आपका हो गया √5 + √2 + √7, राइट?
इसको रेशनलाइज करने के लिए ऐसे जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे, डिनोमिनेटर को गौर से देखना, आपको √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर मिलेगा, उसको मैं लिखता हूँ 5 2 7 प्लस 2 √10 मिलेगा, और ये जो √7 और √7 है इसका स्क्वायर 7 मिलेगा। तो मजेदार बात क्या है कि ये 7 से आपका 7 कट जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। अब न्यूमरेटर में देखना क्या है आपका 2 √10, और यहां पर आपका है √5 प्लस √2 प्लस √7, 2 √10 से 2 √10 कट गया, आपका ये वैल्यू बच रहा है। तो जो हमें महसूस हो रहा था कि शायद हमारे लिए रेशनलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होगा, इतना हुआ नहीं, क्योंकि जैसे हमने रेशनलाइज किया ये 2 √10 नीचे भी बना और कटा, और ये 7 से 7 कट गया, तो एक ही स्टेप में रेशनलाइजेशन हो गया, और मेरा पहला जो टर्म है वो √5 प्लस √2 प्लस √7 बन गया। फिर हम आते हैं इस दूसरे टर्म पे, जो दूसरा टर्म है बेटा वो देखना क्या है, √5 माइनस √2 या -2, इट इज -2, और यहां पर आपकी वैल्यू है √5 प्लस 2 है। मैं इसको √5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं रेशनलाइज करने के लिए, -2 से करूं, आप कहोगे -2 से करिए, यहां भी आप √5 -2 करिए, और इसके बाहर भी एक रूट लगा हुआ है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मजेदार बात क्या है, ऊपर √5 -2 का होल स्क्वायर मिलेगा, और पूरे का स्क्वायर रूट है, बाहर आ जाएगा √5 -2, नीचे देखना ये √5 प्लस 2 इंटू √5 -2 क्या बनेगा, 5 - 4 जो कि 1 के बराबर है। तो अल्टीमेटली ये चीज रेशनलाइज होकर √5 -2 बन गई। तीसरा जो टर्म है हमारा वो है 3/√7 - 2, इसको अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो आपको पता है √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा मुझे, और अगर मैंने ऐसा किया तो 7 - 4 क्या हुआ, 3, और ये वैल्यू आपकी है 3 इंटू √7 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी √7 प्लस 2 बनेगी, तो ये वैल्यू हो गई आपकी √7 प्लस 2। अब मुझे क्या कार्य करना है, मुझे इसमें से ये घटाना है और ये भी घटाना है। तो अल्टीमेट जो कार्य है वो देखिएगा कहाँ करें, जगह तो बची नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई नहीं, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहीं लेके जाते हैं। इसको घटाना है तो ऐसे लिखेंगे -√5, और घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा +2। इसको भी घटाना है तो लिखेंगे माइनस में √7 और माइनस में 2। ऐसा जब लिखेंगे तो कैंसिलेशन होंगे, 2 से 2 कटेगा, √7 √5 कट जाएंगे, तो √5 √7 काट दो ऐसे, √2 आपका बच रहा है अल्टीमेटली, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी, जो कि 51% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ऑल राइट जी, सभी को हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, और विराज की भी किताब आ गई, विराज बहुत बहुत धन्यवाद यार बुक का प्राइस इन लोगों ने बढ़ा दिया था बीच में, 799 हो गया था, मैंने आज फिर से बात करके 399 करवा दिया, जिन्होंने नहीं लिया ले लेना, ठीक है, क्योंकि बाद में बढ़ना ही था खैर, बट अभी फिर से कम करा दिया मैंने, तो यू कैन टेक इट। क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल जरा गौर से देखिए, और गौर से देखिएगा। एक एमईए नाम से कह रहा है हमने 749 में कर दिया था, यार तुम एमईए वाले हो, ठीक है, फॉरेन में जाओगे खूब पैसा मिलेगा ठीक है ठीक किया, उसका असली दाम तो वही है, डिस्काउंट में 399 मिलता है, आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए ठीक है। एमईए में फॉरेन पोस्टिंग में 3 लाख की सैलरी यार, ठीक तो है, 749 तुम्हारे लिए ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ आपकी एमईए वाले लोगों के लिए रेट 749 ही रहेगा, ठीक है। देखिएगा समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग ऐसे बोलेगा, नीचे देखो a³ b³ और c³ टाइप का दिख रहा है मामला, तो जरा गौर से देखिएगा इस तरह के पैटर्न में क्या होता है आपको याद है, अगर कभी भी a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो जाती है तो अलजेब्रा कहता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc जो होता है 0 हो जाता है, या फिर आप कह लो a³ प्लस b³ प्लस c³ आपका 3abc के बराबर हो जाता है। अब जरा हम देखते हैं कि जो सवाल दिया है इसमें डिनोमिनेटर में a कितना है मेरा, आप कहोगे a की वैल्यू हम कह सकते हैं कि मेरे पास है 0.324, b की वैल्यू क्या है आप कहोगे 0.221, अच्छा c की वैल्यू क्या है -0.545, क्योंकि ये क्यूब में नेगेटिव है मैंने यहां लिख दिया -0.545। क्या मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 है, आप कहोगे यस, अब निकाल लो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। अगर ऐसा है तो नीचे जो लिखा हुआ है ना a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होगा, आप कहोगे 3 इंटू, तो मैं देखो न्यूमरेटर जो है वो तो रखो ही, 0.545 है इंटू 0.081 है इंटू 0.51 इंटू 0.52 है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, लिखते हैं 3 इंटू ए की वैल्यू है 0.545 या 0.324 है, सॉरी 0.324, बी की वैल्यू है 0.221, और ये 5.2 है ना, हाँ ठीक है 5.2 है यार, दशमलव से कोई फर्क पड़ने वाले नहीं आपके उत्तर पे, लास्ट में यही बोलना है कि दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट, तो ये वैल्यू आएगी माइनस में -0.545, राइट, क्लियर। विशाल जी क्लास के अंत में आपके सवाल का जवाब देंगे, अभी पढ़िए प्लीज, यहाँ पर सी की वैल्यू ये आ गई, अब काटते हैं, ये ऐसे कट जाएगा, कैंसिल आउट, ओके 0.324 है, अभी इसको रहने तो देखते हैं कहां से किससे कटेगा, थोड़ा समीकरण बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। अब जो मेहनत है तुम्हारी वो मेहनत ये है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस के टर्म्स में सोचना शुरू करना, जैसे ये वैल्यू 324 यहाँ लिखी है,
81 का 4 गुना होता है, तो ये सीधा सीधा काट सकते हो आप, 4 बनेगा यहाँ पर। अब देखिएगा ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये जो 0.221 होता है ना, ये 17 इंटू 13 होता है। एक तरह से मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 1.3 की वैल्यू जो होती है 17 इंटू 13। 17 इंटू 13 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखिए कि 221 के बराबर होता है। अगर ये 221 के बराबर होगा, 17 इंटू 13 221 के बराबर होगा, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.17 इंटू 1.3, ताकि 221 ही रहे। और दशमलव का भी ख्याल रख ले। अगर आपने ऐसा किया तो आप कहोगे इससे अगर काटेंगे तो यहाँ 3 बनेगा, यहां से इसको काटोगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 से 4 कट गया, और अल्टीमेटली 3 से 3 कट गया। कुल मिला के खेल जो बचा वो -1 का बचा, तो -1 आपका आंसर हो गया, राइट। अब मैं एक चीज जो आपको बताऊंगा, सभी लोग बहुत गौर से सुनिएगा। क्या यहाँ दशमलव का कोई ख्याल रखने का फायदा हुआ? नहीं। दशमलव का ख्याल तब रखिए जब आपके उत्तर में उस दशमलव की वजह से फर्क होने वाले ऑप्शंस हों। जैसे -1 है, मान लिया कहीं -10 भी होता, -0.1 भी होता, 3 है तो कहीं 30 भी होता, 0.3 भी होता, ताकि सेम अंकों का इस्तेमाल करके और सिर्फ दशमलव का हेर फेर करने से अगर उत्तर में फर्क हो सकता है तब तो दशमलव रखेंगे, ना क्यों रखेंगे। तो इस सवाल में दशमलव का कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन पे नजर घुमा लो, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम दशमलव को ना लगाएंगे तो हमारा उत्तर बदल जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए दशमलव को भूल जाना होता है, राइट। 570 की किताब है, कोड लगा दो एग्जाम हो बेटा, कोड लगाओगे तो हो जाएगा काम। चेक करवा लिया मैंने टीम से सुबह। 81 इंटू 51 इंटू 52, दशमलव हटा दो ऐसे। 324, 221। आप में से कौन से लोग हैं जो इंदौर के हैं, इंदौर के आसपास के हैं? कोई है क्लास में लाइव अभी? 5:45 से कट गया, तो इट विल बी लिटिल इजियर फॉर यू। अच्छा, आप भोपाल से हो, ओके। आने वाला हूं मैं इंदौर घूमने, ओके। तो ऐसे काटोगे पीटोगे उत्तर मिल जाएगा आपको, पता है। 17 इंटू 13 करोगे आप, 13 चौकी 52, तो ये 52 कट जाएगा, 17 3 51 कट जाएगा, है ना। कब? फरवरी, फरवरी में आऊंगा, ऑलराइट। अच्छा लगा शहर मुझे इंदौर, बट मैं घूम नहीं पाया ठीक से। बताओ, मैं वहां नहीं गया यार, वो क्या कहते हैं उसको, खाने पीने का इतना शौक है, मैं 56 नहीं गया। अब वहां आके 1-2 दिन 56 की वीडियो देखे मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं गया यहाँ पर। केवल 56 जाना है मुझे, इसलिए फिर से जा रहा हूँ ठीक है। बिना वहां गए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रविंद्र जी, आप उधर ही रहते हो क्या? आप कल गए थे, इंदौर से हो क्या आप? तो आप आएंगे तो लेके चलना मुझे यार, थोड़ा 56 घुमाओ। फियांसे रहती है, क्या जवाब दिया आपने, देखिए। फियांसे की स्पेलिंग गलत है बस आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14। फियांसे रहती आपकी तब भी आपको 56 जाना पड़ा? ससुराल में खाने को नहीं दिया क्या? ठीक है। चलिए सवाल देखिए। 1 1/3 डिवाइडेड बाई 2 6/7, 5 3/5, 6 2/5, 4 1/2, 5 1/3, 3/4 इंटू 2 2/3, 5/9। तो इस तरह के सवाल बहुत पॉपुलर हो गए हैं कि एक एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है, और ये कह रहा है 1 + k के बराबर है, तो करके k की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। k की वैल्यू सॉल्व कर लो, और कह रहा है वेयर k लाइज बिटवीन, k किस रेंज में है, व्हाट इज द रेंज ऑफ k। जरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर एक ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, और पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है इन सवालों को करने के लिए। तो मैं इसलिए आपके लिए करूंगा, बिकॉज पेशेंस लेवल भी डेवलप हो, ठीक है। तो 3 एकम 3 1 4/3, तो पहला जो ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4/3 बनेगा, यहाँ देखो 7 दूनी 14, 6 20/7, तो ये डिवाइडेड बाई लिखेंगे, यहाँ आएगा आपका 20/7। 7 दूनी 14, 6 20, 50 25 3 28, यहाँ देखिए ऑफ, यह है 28/5, 50 25 3 28/5। अब देखिएगा ये 4/3 है, यहाँ डिवाइडेड बाई जाएगा। पहले हम ऑफ को रिजॉल्व करते हैं, आपको पता है ऑफ का मतलब इंटू कंसिडर करके इसको अलग से सॉल्व करेंगे। 7 चौके 28, 5 चौके 20, तो एक तरह से ये 16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बाद में क्या बनेगी, 4/3 इंटू 1/16 इफेक्टिवली, क्योंकि ये डिवीजन को मैं इंटू करके 1 बटा कर सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आएगी 4 चौके 16, 1/12, 1/12 आपकी वैल्यू हो जाएगी। पहला ब्रैकेट हो गया। अब मैं दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, और ये ध्यान रखेंगे कि पहले और दूसरे ब्रैकेट के बीच में डिवीजन का साइन है, बाद में लगा लेंगे। ये देखिएगा 5 छके 30 2 32/5, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 32/5 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 1 9/2, और 15 1 16/3। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो यहाँ 9/3 9/2 और 16/3, 9/2 16/3 को अगर हम इंटू करके पहले सॉल्व करें, 3 3 का 9, 2 8 16, 8 3 24 बनेगा, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी। एंड अगले स्टेप में आप कहोगे 32/5 है इंटू 1/24 है, आएगी।
8 से काटेंगे 8 24, 8 चौके 32, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 4/15। यहाँ पर आपकी वैल्यू 4/15 आ गई, और मुझे ये पता है कि इन दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, तो वो बाद में सॉल्व कर लेंगे कि उल्टा करना है जो भी करना है। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है, जरा इसको गौर से देखिएगा, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा आपका 3/4, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 3 दूनी 6, 2 8/3 डिवाइडेड बाई, ये जो वैल्यू है मेरी 5/9, और यहाँ पर 5 के अंदर 5 1 6/5, और यहाँ ऑफ है। अब इसको सॉल्व करके 5 से 5 कटेगा, ये 2/3 बन जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू जो कन्वर्ट होकर आएगी वो आएगी 3/4 इंटू 8/3 इंटू ये जो एक्सप्रेशन है 2/3 आया, और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, ऐसे कट जाएगा। 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपकी 3 आ गई, और यहाँ पर इंटू लगा। फाइनल कैलकुलेशन आपकी ये हो गई, जहां पर सिर्फ डिवीजन और इंटू है। आपको बताया कि डिवीजन और इंटू का जो ऑर्डर है इक्वल होता है वर्ड मास में। द ओनली थिंग इज लेफ्ट टू राइट चलोगे, जो पहले आएगा वो पहले करना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस डिवीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/12 इंटू करके इसको 15/4 लिख सकता हूं मैं, इंटू करके इसको 3 लिख सकता हूं। 4/15 को उल्टा कर सकते हैं डिवीजन को, ये कैलकुलेशन बनेगी आपकी। अब आपको क्या करना है सर, व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज 3 चौके 12 करना है आपको। आपकी वैल्यू आ गई 15/16 आई। अब 15/16 जो आपकी कैलकुलेशन आई, जो इस पूरी कैलकुलेशन को हमने किया, अगर ये 15/16 है तो ध्यान से देखना, ये 1 माइनस 1/16 है। अगर ये वैल्यू 15/16 है तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू 1 माइनस 1/16 है। तो के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, -1/16 आ गई। और के अगर -1/16 आ गई, तो आप बताओ 1/16 परसेंटेज के टर्म्स में क्या होता है, 6.25 होता है कि नहीं होता है। ये वैल्यू आपकी 0.0625 बन गई माइनस में। वैसे भी दशमलव आप सारे ऑप्शन में भूल सकते हो, तो भूल गए दशमलव ना, ऑप्शन में मानेंगे नहीं कि है कहीं, छोड़ दो, क्योंकि सब में दशमलव का ऑर्डर सेम है कि नहीं। सारे ऑप्शन के दशमलव भूल जाओ, और आप 1/16 को 6.25 देख लो, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आप कहोगे 6 से 7 के बीच वाला मामला हो जाएगा, ये वाला ए ऑप्शन, बिकॉज 6 पॉइंट समथिंग है। अगर सारे दशमलव भूलेंगे तो 6 से 7 के बीच वाला ए ऑप्शन माइनस में। और दशमलव ख्याल रखना है तो आप ऐसे करो प्रॉपर की -1/16 की वैल्यू -0.0625 होगी, जो कि ए ऑप्शन में आएगा। -0.07 से लेकर -0.06 के बीच में आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यस, उम्मीद करता हूं कि कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी, है तो बता दो, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, एक्स की वैल्यू दी है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि क्लोजेस्ट टू, ये वैल्यू किसके बराबर है आपको बताना है। √2 - x बटे √2 + x। आपको याद है कि ये वाला एक्सप्रेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि √1 + √3/2 का मान, किसी को याद है क्या है, कितने लोगों को याद है कि ये वैल्यू 1 + √3/2 के बराबर होती है, याद है किसी को। वी हैव डन दिस क्वेश्चन, या √3 + 1/2, यस। और जो 1 - √3/2 का स्क्वायर रूट होता है, ये √3 - 1/2 के बराबर होता है। इसका स्क्वायर रूट मैंने कहा था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ जो आपको करना है सॉल्व, उसको जरा देखते हैं। मैंने x की वैल्यू अगर निकालनी है, इस गिवन सवाल में जो x है वो क्या है, दिस माइनस दिस, इन दोनों को घटाना है। और अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो √3/2 वाला पार्ट कटेगा, और ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देख लो, आई। आपकी वैल्यू क्या होगी, √2 - 1 बटे √2 + 1, यस और नो। कैन यू टेल मी व्हाट्स द आंसर नाउ। अब तो सॉल्व करने में बचा क्या है, रेशनलाइज कर दो, तो ये वैल्यू बन जाएगी √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/√2 + 1 की वैल्यू √2 - 1 ही होती है। वो a² - b² = 1 करके देख लो, या फिर आप √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करके देख लो, तो ये वैल्यू बनेगी 3 - 2√2। अब 3 - 2√2 कैसे सोचेंगे, 3 में से 2 इंटू 10, 1.414 घटाएंगे, ये वैल्यू आई 3.2828, 1.7 समथिंग हो गया आंसर, मतलब 1 दशमलव नहीं बोलना चाहिए मुझे, 0.17 ये ऑप्शन। देखो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने थे बेटा, ये तो होने ही नहीं थे। क्यों, देखो x की वैल्यू पक्का पॉजिटिव है कि नहीं है। देखो पहले ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में जो कुछ लिखा है वो प्लस के साथ लिखा है, दूसरे में माइनस के साथ लिखा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले ब्रैकेट का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो चूंकि बड़ी वैल्यू अंदर है दूसरे की तुलना में, तो दोनों का अंतर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये तो बहुत क्लियर है कि x मेरा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, यस। और अगर x मेरा पॉजिटिव होगा, अगर x मेरा पॉजिटिव होना है, इफ x इज पॉजिटिव, तो कैन यू टेल मी दिस कि अगर x मेरा पॉजिटिव है तो √2 - x तो छोटा ही होगा √2 + x से। भाई x अगर पॉजिटिव है तो ऊपर कम हो गया नीचे ज्यादा हो गया ना, मतलब एक से छोटा आंसर आएगा, तो आंसर ए होगा या बी होगा। लेकिन इससे मेरा उत्तर नहीं आया, मतलब सी और डी में से कुछ नहीं होना है ये पता है, लेकिन ए और बी में से क्या होगा उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, है ना। कर लो सॉल्व।
16वां सवाल देखो जरा, गंभीर प्रश्न लग रहा है थोड़ा। 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13 अपॉन दिस। देखो एक चीज तो महसूस हो रही है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला मामला लग रहा है, और आपको पता है यहां ये भी क्लियर है कि ये -3 ABC बनेगा नीचे, क्योंकि ये वैल्यू माइनस है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव आना ही आना है, तो सी और डी नहीं आएंगे। अब बस ये है कि इन दोनों में से कुछ हो सकता है, कौन सा होगा लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप कहोगे ए की वैल्यू 0.37, बी की वैल्यू 0.41, सी क्या है 0.78 और वो भी माइनस में। 8 अंदर जाएगा, क्यूब में 2 बनेगा, 2 को 0.39 में गुणा करोगे 0.78 यानी 78 बनेगा। आप मेरे को ये बताओ कि क्या a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 के बराबर है? यस, इट इज इक्वल टू 0। यस, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन हमें ये पता है कि नीचे की वैल्यू हमारी अल्टीमेटली, क्योंकि सी नेगेटिव है, ये बन जाएगा -3 इंटू 0.37 इंटू 0.41 इंटू 0.78, और ऊपर क्या लिखिए 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13, ऐसा दिया हुआ है। 37 दूना 74 होता है, ठीक है। 41 तिया 123 होता है, 13 छंग 78 होता है, 2 तिया 6 से 6 कट गया, ये वैल्यू आपकी -1/3 हो गई। आंसर क्या हो गया ये? राइट, समझ में आया कि नहीं? यस, 0.78 कैसे? सवाल में देखिए बेटा, ये जो 8 है ना, सी का पूरा क्यूब होता है ना फॉर्मूले में, तो ये 8 बाहर नहीं ले सकते ना, 8 को अंदर ले जाना पड़ेगा। तो 8 अगर यहां है और यहां 0.39 का क्यूब है ऐसा, तो बेसिकली 8 खुद 2 का क्यूब होता है, तो ये मामला ऐसा बन जाएगा ऐसा। अब मैं इस 2 को अंदर ले जाऊंगा तो ये 0.78 बन जाएगा ऐसे, और जो कि माइनस साइन है इसलिए माइनस भी। क्लियर हो गया? राइट, देखिए बाहर अगर 8 है और मुझे क्यूब के अंदर ले जाना है, तो बेसिकली उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 अंदर जाएगा, क्योंकि एनीवे वो क्यूब का जो असर है वो उसको 8 ही रखा है, बट अंदर ले गए हैं हम क्यूब के अंदर, तो भैया उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जिस छत के नीचे तुम जाओगे उस छत के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? जैसे बचपन में कभी ऐसा शायद तुम्हारे साथ हुआ हो कि कभी तुम्हारे क्लास में किसी लड़की ने तुम्हें बर्थडे पे अपने घर बुला लिया हो, पार्टी हो, सारे दोस्तों को बुला लिया, उसमें आप भी गए, तो आप अजीब से सभ्य नहीं वहां पर बनने की कोशिश कर रहे थे? सबने किया होगा। जितने सभ्य तुम होगे नहीं, उससे ज्यादा सभ्य बनने की आप कोशिश करोगे, है ना? हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, इतनी ज्यादा मैंने सभ्यता उस दिन दिखाई कि मुझे लगा कि यार सातों जन्म में मैं ऐसा नहीं हो सकता हूं, जितना सभ्य मैं वहां बनने की कोशिश कर रहा था। मतलब मैं वहां लोगों की प्लेट उठाने लगा, सबने खा लिया तो मैंने कहा लाओ प्लेट उठा के क्यों ना मैं ही रख दूं, और घर में वहां पानी का ग्लास नहीं उठा देते हम। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो जैसा माहौल या जो आपके कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स हों, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है खुद को, है ना? क्लियर है कि नहीं? इसलिए लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना कभी। शुरुआत में लोग जैसा दिखाते हैं ना खुद को, बिल्कुल नहीं होते हैं दूर दूर तक, कहीं भी कोई वास्ता नहीं होता है उसका, सब बनावटीपन होता है। ठीक है, वो सब बस इंप्रेस करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं यहाँ, हम बहुत सभ्य हैं। ऑलराइट, जरा सवाल देखिए। 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर अपॉन 0.39 का होल स्क्वायर प्लस 81 इंटू 0.07 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.4 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 11.52 प्लस 9 2.4 की पावर 6 प्लस 6 3 इंटू दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑलराइट, सॉल्व करिए, करिए प्लीज, इसका आंसर निकालिए। तो मैं तो सिर्फ बर्तन उठाने के लिए तैयार था, मेरा एक दोस्त था जो कि कहता आंटी हम इसको साफ भी कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ तो लोग मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हैं, उस कंपटीशन में भी हम बाहर हैं यार, वो तो बर्तन साफ करने को तैयार है, बताओ तो, हद हो गई है। 0.13 का होल स्क्वायर करिएगा जरा सवाल। तो ये दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का है, और नीचे जो है ना ये भी कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का है। तो पहला जो ब्रैकेट है ना, ऑलराइट, बहुत आसान है पहला ब्रैकेट एक्चुअली में, क्योंकि जो ये 0.13 का होल स्क्वायर है प्लस 0.21 का जो होल स्क्वायर है, नीचे जो 0.39 है ना, इसका 3 बार निकाल लेते हैं। दोनों में 3, क्योंकि ये जो 81 है बेटा ये अंदर जाएगा, अगर 81 अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर है तो 9 बनेगा, 9 से 63 बनेगा।
तो अगर मैं वो 3 का स्क्वायर दोनों से बाहर निकालू ना, तो मजेदार बात क्या है, ये 0.13 का स्क्वायर बनेगा और ये वैल्यू 0.21 का स्क्वायर बनेगी। ऑल राइट, समझे कि नहीं? डिवाइडेड बाई ये वैल्यू देखना आप, ये जो वैल्यू है दूसरी 2.4 की पावर 4 अलग। तो पहला तो मामला सॉल्व हो गया, देखो ये कट गया, ये वैल्यू आ गई 1/9 आई, डिवाइडेड बाई यहां आ जाओ, 2.4 की पावर 4 है, 3 इंटू समथिंग है प्लस 9 है, 9 को हम 3 स्क्वायर टाइप का कुछ सोच सकते हैं, शायद ऐसा लग रहा है। क्या कॉमन ले सकते हैं यार? देखो एक चीज तो महसूस हो रही है कि 2.48 कॉमन लोगे, नहीं यार 2.4 का स्क्वायर कॉमन इसमें नहीं मिलेगा ना आपको। ओनली 3 कॉमन नहीं होगा बेटा स्मृति, 3 कॉमन होगा, बट चूंकि स्क्वायर के बाहर निकालोगे ना आप, तो 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। समझिएगा इस बात को। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा सवाल थोड़ा मजेदार लग रहा है मुझे, क्या बाहर निकालें? कोई बताएगा कि 2.4 की पावर 4 है, 3 इंटू 11.52 है, प्लस 9 है, नीचे जो वैल्यू दी है क्या करें? क्या बाहर आएगा भाई? कटना तो है, यहां भी 3 टर्म ऊपर 3 टर्म नीचे, कुछ कैंसलेशन होगा, बट नीचे बाहर आएगा। बिल्कुल सही आपने बोला, नीचे जो हमारा है ना, क्योंकि 2.4 का स्क्वायर अगर नीचे बाहर लेना, तो मुझे दिख रहा है यहाँ 2.4 की पावर 4 बन जाएगा। तो कम से कम शुरुआत तो मिल रही है, तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 2.4 की पावर 4 प्लस, अगर 2.4 का स्क्वायर बाहर लेना, तो 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 17.28 को हम क्या करेंगे, 2.4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो एक चीज होता है ना, दशमलव का ख्याल रखना है कि नहीं रखना है, आपको आइडियली देख लो नहीं रखना था, मतलब शुरू से दशमलव पशमलव का कोई मतलब था नहीं, बट एनीवे रख लिया ख्याल, तो चलो ठीक है, यहां तक आई गए। तो आप हो गए 2.4 है 17.28, अगर काटोगे 2 और 18 होता तो 9 आता, तो आई नो द ऑर्डर की कहां पहुंचना है मुझे। अब आपको बताइए 12 का क्यूब है एक तरह से, ये 24 है कि नहीं है? यस। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई वैल्यू कहां पहुंचने वाली है, अगर आपने 2.4 का स्क्वायर लेके डिवाइड किया, देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो 12 का क्यूब आपका होता है 12 इंटू 12 इंटू 12, और जो 24 होता है ना, ये तो 24 ही है, तो 12 दूना 24 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 12 छंग 72। क्लियर? तो 17.28 जो है ना, ये डिवाइड करके वैल्यू जो देगा वो 7.2 मिलेगी आपको, क्योंकि 9 की रेंज है, 9 की रेंज में 7.2 का बनना ही नेचुरल है। अब क्या ये वैल्यू और ऊपर की जो वैल्यू है वो सेम है? ये एक दूसरा प्रश्न है जो आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो। क्या ऊपर और नीचे जो टर्म्स लिखे हैं, क्या इनमें कैंसिलेशंस हैं अभी कि नहीं है? ये बात गौर से देखिए। 2.4 का स्क्वायर कॉमन निकाला है मैंने, तो आपको बेसिकली एक चीज गलत लिखी है मैंने, कि मुझे 2.4 इंटू 2.4 से डिवाइड करना है, आई हैव रिटन इट रॉन्ग। लेट मी करेक्ट दैट, लेट मी करेक्ट दैट। जो ये 1728 है ना, मतलब ये जो 3 इंटू 17.28 है, इसको मुझे 2.4 इंटू 2.4 से डिवाइड करना है। अब ठीक है, अब ठीक है ना? तो कुल मिला के दशमलव भूल जाओ, क्योंकि ये वैल्यू 17 के आसपास है, और 25 का स्क्वायर 6 के आसपास होगा, तो 51 और 6 से मुझे दिख रहा है कि जो मेरा नंबर है 6 48 8 के आसपास आएगा। तो उसको सोचने के बाद आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये 12 इंटू 12 इंटू 12 है, और ये हमारा 24 इंटू 24 है। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 दूनी 4, 3 12, 3 त्रिक 9। तो ये जो वैल्यू है ना आपकी 9 हो गई। और अगर ये 9 हुई, तो अब मामला ये बचा कि ये 2.4 की पावर 4 तो है, क्या ये दोनों बराबर है? ये भी देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। आप यहां से 2 बाहर निकाल लो, यहां भी 6 बना दो, 2 बाहर निकाला तो क्या बनेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 6 इंटू 5.76, ये वैल्यू क्या है, 6 इंटू 5.76, कट गया भैया, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आपकी बन रही है 1/2.4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भैया, आप कहोगे ये जो सर जो डिवाइड का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, तो ये वैल्यू 5.76 के बराबर हो गई। अब यहां पर देखो 9 पचे 45, 9 छक 54, और 9 चौके 36, 0.64, 0.64, ये वैल्यू आई सी ऑप्शन। हाँ हाँ जी, ऑल राइट, क्लियर है कि नहीं? बोलिए। हाँ जी, समझ में आया? न्यू ईयर पे क्या खाया आपने? मुझे कल शाम को करनी थी पार्टी, मतलब पार्टी मतलब खाना खाना था। अच्छा, मेरी पार्टी का मतलब मुझे भर पेट खाना खाना है बस। तो मैंने कल कम से कम 3000 कैलोरीज का डिनर किया है। ठीक है, कम से कम 3000 कैलोरीज का डिनर। क्वेश्चन नंबर 18, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू दैट, बट आई एम टेलिंग यू। पूड़ियां थी, यू नो, पूड़ी थी,
पूड़ी मुझे बहुत पसंद है, और जो भी तेल वाले सामान होते हैं वही थे। ऐसा नहीं कि मैं रोज यही खाता हूँ, मैं खिचड़ी सबसे ज्यादा प्रेम से खाता हूँ, बट कल था कि मैंने कहा खाते हैं उटपटांग थोड़ा। ओके, नहीं नहीं चिकन नहीं खाया मैंने, चिकन नहीं खाता हूँ मैं। ओके, सो शाकाहारी प्राणी हूँ मैं, क्योंकि घर पे शुरू से ऐसे ही हम लोग थे शाकाहार वाले। तो आई एम नॉट a guy who is against non-vegetarian, not at all. It's like मेरे दोस्त खाते हैं तो उसमें कोई पंगा नहीं है, बट मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि हमारा वो शुरू से, समझ रहे हो ना, फूड इज अ वेरी कल्चरल थिंग ना, यू आर ट्रेन्ड टू ईट सम काइंड ऑफ फूड, तो आप एक समय के बाद ना उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, यू कैन नॉट चेंज। जैसे मेरे कई सारे दोस्त होंगे जिन्होंने शायद चेंज भी किया है, ऐसा नहीं है, बट मेरे से नहीं हुआ चेंज, और ना ही कभी जरूरत लगी मुझे, बिकॉज आई एम यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ फूड। ओके, ओके, सो इट्स नॉट अबाउट एनी सुपीरियरिटी और समथिंग लाइक दैट, जैसे लोगों को लगता है वेजिटेरियन इज सुपीरियर और व्हाट, वो सब मेरा मानना नहीं है। सबकी अपनी फूड चॉइसेस हैं एंड आई शुड रेस्पेक्ट एवरीवन फॉर दैट। इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू ग्रो अप, एंड अकॉर्डिंगली फूड हमें घर से ही मिलते हैं यार, जो घर वाले खाते हैं वही हम भी खाते हैं, ठीक है। ओके, 3 × 9 = 10/3, जरा इसको सॉल्व करिए। 3 × 9 = 10/3 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2 डिवाइडेड बाय 1/4, और ऑफ लिखा है यहाँ पर 4 × 9 = 4 1 5/2। तो मैं सवाल को पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। नीचे पॉसिबल है इनको कंबाइन करना सरलता से, 3/10 है, ये वैल्यू हमारी प्लस 1/18 है, यहाँ पर ऑफ लगा है, और ये 1/3 नहीं, पहले 4/15 है लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये 1/3 है, डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ 1/9 आपका 1/27 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1/9 1/27 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1/6 बनेगा, ठीक है। अब भैया इसको सॉल्व करना है, यहां से आपको मिलेगा 5/16। देखिए यहां मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग में काम कर लें, 3 दूनी 6, और ये बनेगा 20 - 15, तो ये बनेगा 5/6। ये जो डिवाइडेड बाई इसको मुझे इंटू में करना है तो उल्टा लिखेंगे हम, तो यहाँ 16/5 लिख देंगे इसको उठा के, राइट। डिवाइडेड बाई ये हमारा एलसीएम जो बनेगा यहाँ से बनेगा 90, यहाँ से देखिएगा एलसीएम 90 बनेगा, तो 90 को मैं ऊपर लिखूंगा, और उसके बाद ये 10 9 90 तो 27 बनेगा, 27 और 5 32 बनेगा, तो ये 90/32 हो गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? 3/10 प्लस 1/18, एलसीएम मैंने लिखा 90, 18 पंचे 90, 10 पचे 50, तो वो हो गया आपका 10 9 3 27, 5 32, ऐसा हो गया। तो ये पहली कैलकुलेशन हो गई आपकी। और ये जो ऑफ लगा है ना, अब ऑफ को इसको ब्रैकेट एक तरह से लगा लेते हैं, ऑफ को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मुझे, अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी। तो ऑफ के बाद अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सबसे पहले मुझे ऑफ को रिजॉल्व करना होता है, आपको पता है, राइट। तो ऑफ के साथ 4/15 है कि नहीं है, यस। तो अब मुझे उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे एक तरह से ये पहले सॉल्व करना था जो इसके बराबर आ गया, और जो 4/15 है वो 4/15 ऐसे लिख दो। तो अब चूंकि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन है तो कोई तकलीफ नहीं है, एक तरह से ये वैल्यू इसके बराबर है, इंटू 4/15 है। यहां जो वैल्यू है आपकी, अगर आप 27 एलसीएम लोगे, मतलब 1/3 इंटू 27 बन जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू आपकी 1/27 इंटू 6 बन जाएगी, 1/6। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 3 9 27 बनेगा, 3 दूनी 6 3 9 27 बनेगा, ये 81/2 है, और इसको अगर मैं इंटू करूंगा तो 2/81 बन जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये तुम्हारी फाइनल कैलकुलेशन है। अब जरा थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 16 दूना 32 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 15 छक्के 90 बन जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और बच रहा है 4/81। आंसर आ गया। आपको क्या सर ऑफ को आपने रिजॉल्व नहीं किया, कर लिया, देखो ऑफ यहाँ जो लेफ्ट साइड था ये पूरा इंटू इंटू में कन्वर्ट हो गया, और ऑफ का मतलब इंटू ही होता है, वो भी लिख दिया 4/15, और ये राइट साइड में जो वैल्यू है वो भी इंटू 2/21, तो इट्स लाइक दैट, सिंपल कैलकुलेशन है, फिर 4/81 आएगा। बट ये बहुत धैर्य के साथ एग्जाम में करना पड़ेगा, तब जाके होगा, धैर्य दिखाओगे तभी ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है सवाल, ठीक है। पेशेंस। ओके, ये सवाल बहुत आसान है, 19वां सवाल। तो जो एक पैटर्न कुछ बनेगा तभी जब आप थोड़ा कुछ खेल करो इसमें, तो कॉम्बिनेशन देखते हैं, 1 और -10, शुरू में कोई पैटर्न ऐसा इमीडिएट नहीं दिखेगा, 1 फिर -10 फिर 3 फिर -12, लेकिन अगर 1 और -10 को कंबाइन करें तो ये -9 है, 3 और -12 को कंबाइन करें तो ये भी -9 है, 5 और -14 को कंबाइन करें तो ये भी -9 है। इस तरह से आपका 60 टर्म्स जो था, और हमने दो दो टर्म को कंबाइन करके -9 लिखा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 30 टर्म्स, राइट। ये वैल्यू 30 टर्म्स हो गई, तो ये वैल्यू आपकी -270 के बराबर हो गई। आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। बिकॉज चूंकि हमने दो दो टर्म को कंबाइन कर दिया तो नंबर ऑफ टर्म 60 के बजाय 30 हो गए, और सब टर्म -9 हो गए, तो -270।
तो ये भी सवाल है, सिंप्लीफाई करना है आपको, कैसे करोगे? तो ओके, कैसे करोगे? तो देखो दो तरीके हैं यार इसमें। पहले तो आपको आना चाहिए कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल में, और उसका उस तरीके से सॉल्व करना। कि जैसे आप सभी को ये पता होगा ना कि ये कैसे सिंपल नंबर्स में लिखा जाता है। तो आप कहोगे ये ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा बार के अलावा क्या है उसको घटा देते हैं, फिर 9, ऐसा आता है। 270 कैसे आया? 30 टर्म -9 के होंगे बेटा, तो 30 इंटू 9 270 हो जाएगा ना, राइट? तो देखो इस सवाल को करने का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक तरीका है ये प्रॉपर प्रोसेस, कि 224 की वैल्यू ऐसे होती है, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर दूसरे टर्म की वैल्यू आपको पता है कैसे लिखते हैं? आप कहते हो दशमलव और बार सब भूल जाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर बार के अलावा जो कुछ है वो लिखेंगे। बार के अलावा 115 है, फिर यहां से शुरू करेंगे, दो नंबरों पे बार है तो उसकी जगह 9 और दशमलव के पहले एक अंक और है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 990। तीसरी जो संख्या है वो बनती है 3359 माइनस बार छोड़ के दशमलव छोड़ के जो बचा वो 335, इसको घटाते हैं, डिवाइडेड बाई, हम कहते हैं एक के ऊपर बार है 9 लिखते हैं, और दशमलव के बाद एक अंक बिना बार वाला है तो 0 लिखते हैं। तो ये सारे नंबर्स का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब इनको कंबाइन करेंगे तो 990 मिलेगा। मजेदार बात क्या है कि ये वैल्यू आपकी 202 के बराबर है, तो यहां लिखिए 202। इस वैल्यू को अगर आप गौर से देखोगे तो 115 घटेगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 5 में 1 गया 4, और यहाँ हो गया 11,452। यहाँ पर आपकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे 335 घटा दिया तो 35 के बाद इसमें 24 और है, तो इट्स लाइक 3124। अब आपको दिख रहा होगा ना कि ये कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है ना? जैसे 202 है, 9 है, तो आपको पता है ये वैल्यू मेरी 110 से गुणा करनी पड़ेगी। करो जरा, करो पहले, ताकि पहले समस्या दिखे आपको, फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे। 202 को मुझे 110 से गुणा करना है, जीरो बनेगा, 11 दूना 22 बनेगा, 11 दूना 22, कहाँ 3024 होगा बेटा? ये ना, हाँ सॉरी, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, हटा देते, 1 एक्स्ट्रा लिख दिया था, हटा दो, 3024 होगा। अब मैं कह रहा हूं 202 को 110 से गुणा कर रहा हूं, क्योंकि 9 इंटू 110 190 होगा, 990 होगा। तो 110 को अगर 202 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? एक जीरो आ गया, 11 दूना 22 आ गया, और फिर 11 दूना 22 आ गया। क्या वैल्यू आपकी हो गई? 22 22 0। यस, लिखिए 22 22 0 प्लस दूसरी वैल्यू हो गई 11,452, लिख दो ऐसे ही। इस वैल्यू का 11 गुना ये लिखा हुआ है, 11 9 99, 11 टाइम्स, तो मुझे इसका 11 गुना करना पड़ेगा। तो 3024 को मुझे 11 से गुणा करना है, कितना आएगा? 11 चौके 44, 11 दूना 22, 4 26, और 11 3 33, 33264 आया। अब मुझे इन सबको जोड़ना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है ना? है भी, बिल्कुल है। 4 2 6, 6 लिखिए यहाँ पर, फिर 6 5 11 2 13, 13 लिखिए। माइनस होगा तो, अच्छा माइनस था क्या? देखो मेरा माइनस में दिमाग ही नहीं जा रहा है, अरे यार माइनस करना है भाई ठीक है, सही बात है। चलो फिर तो माइनस करना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो। ऐसा है, 220 था ना? हाँ ठीक है। 22 और 11 33, जोड़ना आसान है इन दोनों को। तो फिर ये 22 और 45 जुड़ जाएगा 67, और ये 2 बन जाएगा, और यहाँ है 33 264, ऐसा है। अब ये 672 में 264 घटेगा, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 6 जाएगा 0, और 6 में से 2 जाएगा आपका 4, 408 मिलेगा आपको। एक तरह से 408 बटे 990, ये मिलेगा आपको फाइनल। अब आपको देखना है कौन सा आंसर एग्जैक्टली, इसको डिवाइड मत करना, टाइम वेस्ट है तुम्हारे लिए। बस ये देख लो कौन सा आंसर ये दे देगा, इस तरह का फॉर्मेट देगा कन्वर्ट करने पे। तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में अगर मैं दशमलव और बार भूल जाऊं तो 412 है, फिर दशमलव बार के अलावा जो संख्या है वो 4 है, 4 घटेगा तो 408 ऊपर बनेगा, और नीचे चूंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 99 आएगा, और यहाँ 4 की जगह 0 आ जाएगा। तो ये मैच कर गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बट आपको भी लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन सर बहुत कॉम्प्लेक्स है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है? यस और नो? तो हम कुछ और तरीके खोजते हैं तुम्हारे लिए, है? ठीक है, कुछ और तरीका खोजें। यू वांट समथिंग, सम डिफरेंट तरीका? तो चलो दूसरा तरीका देखते हैं। फिर से सवाल लिखना पड़ेगा मुझे। 22.4 के ऊपर बार, फिर 11.567 के ऊपर बार, यहाँ लिखते हैं 11.567 के ऊपर बार, 33.59 के ऊपर बार, तो यहाँ लिखा 33.59 के ऊपर बार, ऐसा, राइट? 9 के ऊपर बार है केवल, राइट? देखो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इस बार की मीनिंग क्या होती है। मतलब यही नंबर रिपीट करता है, यही मतलब होता है। तो जरा एक बात बताओ, अगर मैं 22.4 के ऊपर बार को अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या कोई तकलीफ है आपको? नहीं होनी चाहिए। आप चाहे लिखो 4 के ऊपर सीधा बार, या आप 4 एक छोड़ के 44 के ऊपर बार लिखो, मतलब क्या 44 बार बार रिपीट हो रहा है, संख्या तो वही है।
यहां आपके सामने 11.567 के ऊपर बार संख्या वही है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। फिर यहां पर आपके पास 33.59 के ऊपर बार। अभी जो 9 के ऊपर बार है, क्या मैं इसको 99 के ऊपर बार लिख सकता हूं? यस, कोई दिक्कत नहीं है, इट हैज नो डिफरेंस, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे महत्वपूर्ण अब क्या पता करना है मेरे लिए कि इन दोनों को पहले जोड़ना। अगर मैं इन दोनों नंबरों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 33 तो मिलता हुआ दिखेगा, और इसको जब आप घटाओगे तो आपको ये 33 से कट जाएगा, तो जो इंटीजर पार्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत है नहीं। और देखना गौर से, ये 4 5 9 बनाएगा और 9 में 0.5 घटेगा, तो ये भी क्लियर है कि दशमलव के बाद जो पहला बार के बगैर नंबर होगा वो दशमलव के बाद 4 आएगा, तो ये 4 5 9 और 9 में 1 5 घटेगा 4 आएगा। अब इन तीनों को मुझे थोड़ा कंबाइन करके देखना है क्या मिलेगा। यहां कॉम्बिनेशन में थोड़ा सतर्क रहना है। आप ऐसा मत करना कि इन दोनों को जोड़ दो, नहीं जोड़ना है, ऐसे सोचना है आपको। ये 44 का बार है, ये 67 का बार है, और ये मेरा 99 का बार है। जरा गौर से देखना, ये वैल्यू मेरा माइनस में है, ये माइनस में। आप पहले इन दोनों को कंबाइन कर लो, कीप द वैल्यू लेसर देन 1। क्या -55 का बार आएगा अगर इन दोनों को कंबाइन करूं? छत दोनों पे 2 पे लगी हुई है, सीधे इन दोनों कंबाइन कर लो, पहले जोड़ो मत। एक्चुअली में 0.99 का बार 1 के बराबर होता है, तो डोंट ऐड इट लाइक सिंपल नंबर्स एंड टेक इट मोर देन 1। ऐसा नहीं कि 44 को 67 से जोड़ा और फिर हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी हो जाएगा, बट उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी आपसे, क्योंकि 0.99 बार का मतलब 1 होता है। आप इसको भी अगर ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ लो, तो ये वैल्यू आपको 111 का बार देगी। बस आपको ध्यान ये रखना कि 111 में 99 घटाना है तो वैल्यू 12 ही आ जाएगी। या ऐसे घटा लो कि ये 55 के ऊपर बार हो गया, और यहां अगर 67 आया, जो बाकी है 67 के ऊपर बार, ये प्लस के साथ अगर कंबाइन करोगे तो 12 पे बार आएगा, तो इसके आगे ऐसा हो जाएगा, ये आंसर। यही चीज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फास्ट कर पाओगे। तो रादर देन कि आप ये ट्रेडिशनल प्रोसेस पूरा लगा के और उत्तर निकालो, वो बहुत मुश्किल है। आप बेहतर तरीका है कि आप इस चीज का इस्तेमाल करिए और इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ में आई मेरी बात या नहीं? यस, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं कि जैसे 4 ऐसा है ना, 4 5 9 और 5, ये 5 दशमलव में घटेगा, तो घटेगा तो 4 5 9 -5 4 ही होगा ना। दूसरा एक चीज का ख्याल ये रखना है आपको। अब एक कुछ सिंपल पैटर्न देख लो आप, जैसे इसमें क्या है, 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपके फाइनल उत्तर में 2 संख्या के ऊपर ही बार आएगा। वो क्यों आएगा वो आप यहां से देख सकते हो। यहां सिंगल डिजिट रिपीटेशन है, यहां सिंगल डिजिट रिपीटेशन है, यहां 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो सिंगल को मैं डबल में कन्वर्ट कर सकता हूं, सिंगल को मैं डबल में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो अल्टीमेट रिपीटेशन मुझे 2 डिजिट में ही मिलेगा, एक में नहीं मिलेगा। तो ये भी रीजन हो सकता था आपका कि भाई मेरा उत्तर जो है 2 डिजिट रिपीटेशन वाला है, बट उससे आंसर गलत नहीं हो पाएंगे, सिवाय इसके ये करेक्ट 3 डिजिट्स रिपीट होंगे, ये गलत है, बट बाकी तीनों नहीं बोल सकता। बट फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यार दशमलव के बाद यहां जहां 2 रिपीट हो रहा है उसमें 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट का रिपीटेशन है, तो आपके उत्तर में भी 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा, और इसलिए डी आंसर। तो आप बिना कैलकुलेशन किए भी उत्तर डी लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। जब आप इस कैलकुलेशन में जा रहे हो तो आप खुद देखो आपने किया क्या है, इस 1 को 2 में कन्वर्ट किया है और 1 दशमलव के बाद छोड़ा है, ताकि भाई इसके साथ मुझे सबको अलाइन करना पड़ेगा ना। इसकी छत बड़ी है, इसकी छत बड़ी है, तो सबको अलाइन करना पड़ेगा इसके अलाउंग। तो जब अलाइन करेंगे तो इसमें दशमलव के 1 अंक को छोड़ के रिपीटेशन है 2 अंकों का, सब में दशमलव का 1 अंक छोड़ के 2 अंकों का रिपीटेशन बनाना है। जब आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो आपको पता है आपका जो फाइनल उत्तर आएगा उसमें यही आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ के 2 अंकों का रिपीटेशन होगा, इसलिए आपका आंसर डी होगा। बिना सॉल्व के भी आप बोल सकते हो कि आपका उत्तर डी आएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ, समझ में आ गया। ओके, मेक सेंस? हाँ जी, देखो इंटरेस्टिंग वाले बच्चे ने भेजा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आशीष ने अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर किया, मैंने बोला था अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करो। और ये एकेडमिक है और ये नॉन एकेडमिक है, इन्होंने टाइम मेजर किया है पूरा कि भाई मैंने इतना घंटे स्क्रीन यूज किया, और इतने घंटे स्क्रीन मेजरमेंट में, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सब लोग करो इसको। इतना एकेडमिक यूसेज है और ये नॉन एकेडमिक यूसेज है। अब ये नॉन एकेडमिक यूसेज बेटा 4 घंटे ज्यादा है, राइट। और आपने रीजन भी शायद लिखा है कि आपने मूवी देखी है, या आपने डंकी देख ली, सलार देख ली, तो ठीक है, मतलब बट 2 बैक टू बैक पिक्चरें क्यों देखी आपने यार, 23-24 दोनों दिन, है ना। मतलब आई मीन इट्स गुड दैट यू आर मेंटेनिंग इट, एंड देन यू विल नो कि अब जैसे आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखी 4 घंटे 22 मिनट, जरूरत नहीं बेटा इतना स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखना, आपको कॉमेडियन थोड़ा बनना है यार। और द गुड एंड बैड थिंग यू कैन सी, ऑल्दो आपने 4 घंटे पढ़ा, ये अच्छा काम है, ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ा नहीं है, बट आई डोंट थिंक यू एवर नीड टू वॉच दिस मच स्टैंड अप कॉमेडी इन अ डे, यू हैव टू लिमिट।
और ये जब आपने लिखा है तो आपकी अवेयरनेस अपने आप बढ़ रही है, राइट? यू आर मोर अवेयर अबाउट इट, एंड इफ यू आर मोर अवेयर यू विल सी देयर इज इंप्रूवमेंट. तो यस, यू नीड टू इंप्रूव फॉर श्योर. पिक्चरें देखना है तो यू नीड नॉट टू वॉच टू मूवीज बैक टू बैक. यू कैन जस्ट सेपरेट इट बिट कि भाई चलो ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, सो दैट यू गो लाइक ए शेड्यूल. और स्टैंड अप कॉमेडी 4 आवर्स इन ए डे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल. उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए. ओके, ठीक है. हाँ जी, बाकी अच्छा काम कर रहे हो, ये सब लोग करो यार. कितना बढ़िया इस बच्चे ने देखो मेजरमेंट, इसी से मैं खुश हूं. सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. कितना बढ़िया काम किया इस बच्चे ने, बताओ. मैं बहुत खुश हूं. आपको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लोगे. उसके बाद कि मेरा यूसेज कहाँ है, अगर आपको पता चल गया ना कि भाई ठीक है मैं यहाँ ज्यादा यूज मैंने किया है, तो आप करेक्शंस उसमें खुद ही लेके आओगे. ये काम बस रोज के लिए हमेशा करो. इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो कि मैं अपना मेजरमेंट हमेशा करूंगा. बस जब भी आप मेजर करोगे तो आपको पता होगा आपका टाइम कहाँ जा रहा है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक वगैरह वगैरह, एंड यू कैन जस्ट फिगर आउट कि कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. हाँ जी, चलो भैया 21वां सवाल करो. 8 घंटे स्क्रीन टाइम होता है कभी कभी. 8 घंटे में प्रॉब्लम नहीं है, 8 घंटे कहाँ गए वो प्रॉब्लम है. इसलिए मेजर करो. ठीक है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है. अब यहां बेटा एक मल्टीप्लीकेशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. यू कैन नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई. ठीक है, तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, उसको पहले लिखना पड़ेगा मुझे. जैसे इसको सिंप्लीफाई करके लिखो. 39 में 9 के ऊपर अगर बार है तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? 39 माइनस 3 36. 39 में पहले 3 घटाते हैं, डिवाइडेड बाई 90, ये इसका मतलब है. और 0.7 बार का मतलब है 7/9, इसका ये मतलब है. 9 चौके 36 हो गया ये वैल्यू. आपकी वैल्यू आ गई यहां पर 7 चौके 28/90, ये इसका मीनिंग हो गया 28/90. अब 28/90 को दशमलव वाले फॉर्मेट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये चीज तो क्लियर है कि भाई 9 तिरिक 27 है, 0.3 के आसपास का मामला है. जरा देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो कि ये वैल्यू इसी के बराबर है? यस. क्योंकि अगर मैं इसको 31 लिखूं और यहां बार लगा दूं तो आपका कन्वर्जन यही बनेगा. 31 माइनस 3 28. अनुमान कहां से लगाया मैंने कहा इसको अगर डिवाइड करेंगे नॉर्मल डेसिमल की तरह तो क्या आएगा पॉइंट. आप डिवाइड करके देख भी सकते हो क्योंकि छोटा सा नंबर है, 2.8/9 है. आप डिवाइड करो, 9 तिरिक 27 आया, 1/9 आया, और 1/9 में क्या होगा आपका, ये 1 1 1 रिपीट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये 0.31 बार है, 1 के ऊपर बार. तो इट्स लाइक दिस. तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ये बना 0.56 के ऊपर बार, 0.723 के ऊपर बार, ये माइनस में है, और प्लस में फिर 0.31 के ऊपर बार. आपको एक चीज क्लियर है, दशमलव का एक स्थान छोड़ के दो संख्याओं पे बार आपका उत्तर होगा. दशमलव का एक स्थान छोड़ के दो संख्याओं पे बार यहां भी है और यहां भी है. ये दोनों सही हो सकते हैं, ये दोनों गलत हो गए. अब कौन सा है ये पता करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है. तो 56 और 31 को आप सीधा जोड़ सकते हो. कितना मिलेगा आपका? 5 3 8 6 1 7. तो 0.87 बार. आप इसको 77 बार लिखिए क्योंकि 7 बार 77 बार एक ही चीज है. यहां पर है पॉइंट में 723 बार. घटा लो आप सीधा. 8 में 7 जाएगा, 1 आएगा, और 77 में 23 जाएगा, 54 आएगा. ये आंसर होगा. हो गया कि नहीं? यस. कितने लोगों को चीज क्लियर है? हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, ऑलराइट. देखो मल्टीप्लाई आप सीधा नहीं कर सकते हो बेटा, ध्यान रखना. मैंने कोई सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया कि 7 को सीधे गुणा कर दिया, नहीं. मैंने इन दोनों नंबरों को पहले इनके डेसिमल फॉर्मेट में व्यक्त किया है. 0.39 का जो बार है उसको डेसिमल फॉर्मेट में या रेशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब होता है 39 लिखते हैं, दशमलव और बार भूल जाते हैं. फिर हम कहते हैं जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो क्या है, 3 3 घटा देते हैं, डिवाइडेड बाई. राइट साइड से शुरू करते हैं, 9 के ऊपर बार लगाए यानी एक संख्या के ऊपर बार है उसके करस्पॉन्डिंग 9 लिखते हैं. फिर दशमलव तक यात्रा में जितने ऐसे नंबर मिलेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा उसकी जगह 0 लिखेंगे. तो ये वैल्यू 36/90 इसका कन्वर्जन हुआ. 0.7 का जो बार है वो 7/9 उसका कन्वर्जन हुआ. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, जो कि 28/90 निकल गया. और 28/90 को आप दो तरीके से ये लिख सकते हो, एक डायरेक्ट. ओके, क्लियर. और यहां पर मैंने लिखा 2.8/9, ये है 9 पॉइंट दिस. सर एक बात बोलूं, आप यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव या अच्छा पढ़ाते हो? जी नहीं, देखिए यूट्यूब पर खड़ा होकर पढ़ाता हूं मैं. अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि टीचर खड़ा है तो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है. और यूट्यूब पे मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, सवाल लगवा रहा हूँ.
ठीक है, प्रैक्टिस सेशन, तो यू कैन यूज इट एज ए सब्सटेंस। एस्थेटिक पे मत जाइए आप, वो हैबिचुएशन बोलते हैं इसको, कि आपके दिमाग में ऐसा है कि टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो यू फील मोर कनेक्टेड। ये दिमाग का खेल है जबरदस्ती का। बाकी ये बैच है और वो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास चल रही है उधर, और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो नेवर एवर कंपेयर यूट्यूब विद द पेड बैच। पेड बैच इज फार 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 बेटर देन यूट्यूब। ओके, ऑलराइट, एंड ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना, हमेशा दूसरी तरफ अच्छा लगता है आपको यूट्यूब पे, लेकिन थियरी बैच नहीं चल रहा है। ओके, चलिए इधर आइए, वहां प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं जस्ट फॉर सपोर्ट, इफ एनीबडी वांट टू कम यू कैन कम, वो तो फ्री है ही है। आप ऐसे देखो, यहाँ प्रिविलेज एक्सेस है, यहाँ आने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो फ्री है, कोई भी आ सकता है, तो वहां तो आप आ ही सकते हो एनीवे। ये सवाल देखिए, 0.47 का बार प्लस 0.503 का बार माइनस 0.39 का बार इंटू 0.8 का बार, ये सॉल्व करना है। आपको पता है कैसे करना है? सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0.39 बार जो है, इसको मैं लिखूंगा 39 माइनस 3 36/90। इसको अभी कर चुका हूं, दोबारा पूरा प्रोसेस नहीं लिख रहा हूं मैं। ये 0.8 का बार होता है सिंपली 8/9। इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, करिए। तो आप कहोगे सबसे पहले तो 3 से खुद ही काट सकते हैं इसको, 6 से काट सकते हैं आप, 9 से काट सकते हो, 9 चौके 36, 9 दहमा 90, तो ये 4, सॉरी 18 से काट दो, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, 2/5 हो गया ये। तो ये वैल्यू कुल मिला के कितनी जा रही है? आई मीन 16 32/90 अल्टीमेटली जाएगी, है ना, 32/90 जाएगी। जानबूझ के 90 लिखा है मैंने, सो दैट इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आसान हो हमारे लिए। अब ये वैल्यू आपकी बनेगी 35 का बार, ऐसा बन जाएगा आपका दशमलव में, 35 माइनस 3 32 होगा, 32/90 बन जाएगा। 8 के नीचे 9 कैसे आया? बेटा ध्यान रखो, दशमलव एक्स का जो बार होता है ना, वो x/9 के बराबर होता है, सिंपल। क्योंकि इसमें बार और दशमलव के अलावा अगर आप इसको हटाओगे तो कुछ घटाना नहीं होता है। तो ये नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया है थियरीज की, अगर आपको नहीं आती वो नंबर सिस्टम, अगर आपने नहीं पढ़ा, जब पढ़ोगे समझ में आएगा। उसे ध्यान रखो, दशमलव एक्स का बार इज x/9, ठीक है। तो ये वैल्यू 0.35 बार हो गई। इसके दो तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3.2 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 3 27, 5 32, 5/9 आया, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 ऐसे करके आ जाएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि ये वैल्यू 0.35 का बार हो गई। अब हमारी कैलकुलेशन क्या है? 0.47 का बार, 0.503 का बार, और माइनस में ये वैल्यू आपकी आ रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमने निकाला 0.35 का बार, लाइक दिस। कैसे करेंगे? 4 है और 77 के ऊपर बार, यहाँ 5 है और 03 के ऊपर बार, और यहाँ 3 है और इसको मैं बोलूंगा 55 के ऊपर बार, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल फॉर्मेट। वैसे उत्तर आ गया था यहाँ पर कि दशमलव में एक स्थान छोड़ के 2 पर बार मेरा उत्तर होगा, ये आंसर होगा। दशमलव के बाद एक स्थान छोड़ के 2 के ऊपर बार लगाना, बट एनीवे यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम हियर, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो आप। 5 4 9 में से 3 गया 6, दशमलव में 6 हो गया, 77 3 80, और 80 में 55 गया, कितना बचेगा? 25, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, और इन्हें करने का तरीका आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस? आगे बढ़े कि नहीं? हाँ जी। 23वां सवाल देखिए, बड़ा मजेदार पैटर्न है ये वाला, 23वां सवाल का पैटर्न। पहले मैं ये पैटर्न समझाता हूं क्या, लेट्स एक्सप्लेन दैट। देखिए पैटर्न जो है ना, ये मैं पैटर्न को थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेटर से मैंने कहा आपके पास एक नंबर है ए और एक नंबर है ए इंटू ए प्लस डी, जहां डी आपका कॉमन डिफरेंस है, राइट। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको। अगला टर्म मैंने कहा मेरे पास है 1/a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, ऐसे करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल भी लेकर चलो, जैसे जो सवाल है वो क्या है, 1/3, 1/3 × 5। तो एक तरह से अगर मैं ए को 1 ले लूं और मैं डी को 2 ले लूं, देखो ये पैटर्न आपको मीट होता हुआ दिखेगा। कॉमन चीज क्या है, देखो कि यहां ये जिस टर्म पे खत्म हो रहा है, ये उसी टर्म पे शुरू हो रहा है, और इन दोनों टर्म का अंतर जो है डी है। यहां भी क्या अंतर, क्या है? डी है। अब ऐसे सवालों में जरा देखते हैं कि अगर मैं इसके एन टर्म्स लूंगा तो क्या होने वाला है। तो एनवा टर्म क्या होगा बताओ जरा। यहां पर एनवे टर्म में यहां पर आपको मिलेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर आपको मिलेगा a प्लस एन डी, ऐसा मिलेगा। ठीक है, यस और नो?
तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ये n वां टर्म जो है इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो आप गौर से अगर देखोगे इसमें इसमें तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये इसके बराबर है और इसमें मैं ये घटा दूं, देखो क्या होगा। ये आखिरी वाला जो टर्म है अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो क्या मिलेगा। आप कहोगे 1/a+n-1 × d 1/a+nd अगर ऐसा लिखूं तो ये वैल्यू किसके बराबर है। आप कहोगे अगर मैं एलसीएम लेके कॉमन लिखूं इसको तो a+nd में ये घटेगा, a से a कटेगा और ये वैल्यू बचेगी d। तो आप कहोगे ये वैल्यू इसके बराबर नहीं आई बल्कि एक d न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा आ रहा है, बस यही फर्क है। क्या वो d सब में आएगा? यस, सब में यही होगा। जैसे आप इसको ध्यान से देखें तो 1/a+d बनेगा -1/a+2d बनेगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो d ऊपर आएगा, d सब में ऊपर आएगा। तो कुल मिला के मैं अब अगर इस सीरीज को समराइज करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि यही सीरीज को मैं समराइज करके ऐसा लिख सकता हूं 1/d, फिर 1/a माइनस 1/a+d, फिर मैं इसको लिखूंगा 1/a+d और यहां लिखूंगा -1/a+2d, डॉट 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 जाएंगे, लास्ट में यहां मिलेगा 1/a+n-1 × d -1/a+nd। ऐसा ही मिलेगा या नहीं? मजेदार बात यह है, आप देखोगे कि ये वाला जो टर्म है यानी पहले टर्म का दूसरा पार्ट दूसरे टर्म के पहले पार्ट से कट जाएगा, दूसरे टर्म का दूसरा पार्ट तीसरे टर्म के पहले पार्ट से कटेगा। ऐसे ही आखिरी टर्म का पहला पार्ट इसके पिछले वाले टर्म के दूसरे पार्ट से कटेगा। आपको पता है क्या बचेगा? इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट, FTFP। इसका मतलब समझना क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके मैं बड़ी सीरीज में अप्लाई करके दिखाऊंगा। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट। और ये क्या है? इसको बोलेंगे लास्ट टर्म ऑफ लास्ट पार्ट, या इसको बोल सकते हो आप सेकेंड टर्म ऑफ लास्ट पार्ट। ओके, सेकेंड टर्म ऑफ लास्ट पार्ट। तो लास्ट सॉरी गलत लिखा मैंने, फर्स्ट टर्म फर्स्ट पार्ट, लास्ट टर्म सेकेंड पार्ट बोल दो या लास्ट पार्ट बोल दो, ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा सिंक करेगा। तो हम बोलेंगे जो भी लास्ट टर्म होगा उसका लास्ट पार्ट, ज्यादा बेहतर है, इट इज सिंकिंग मोर। दैट्स द होल स्टोरी। और डी क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? तो आपके पास जैसे कोई भी सीरीज अगर दी हो इस प्रकार की, लेट अस सी जैसे हमें एक सीरीज दी है, अभी सवाल की बात करते हैं, 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1 अपॉन, कहां तक गए हैं देखिए जरा सवाल में। सवाल में हम गए हैं टिल 11/13 लेट्स से। अब जैसे आप देखोगे तो आप कहोगे क्या वही पैटर्न है? आप कहोगे यस, देखो यहां 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। क्या यहां जहां खत्म हो रहा है यहां वहीं से शुरुआत हो रही है? यस, तो दैट्स आल्सो पैटर्न है। आप कहोगे कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है, तो यहां लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म का पहला पार्ट क्या आएगा? 1/1, ये 1/1 माइनस 1/3 आएगा, और यहां पर लास्ट में क्या आएगा? 1/11 माइनस 1/13, तो यहां -1/13 बचेगा। ये बचा फर्स्ट टर्म फर्स्ट पार्ट, ये बचा लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट। आंसर क्या बनेगा आपका? 1/2 इंटू 12/13 विच इज 6/13। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसी सवाल में दूसरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास 1/1 इंटू 2 है। अब 1 इंटू 2 में एक एक का अंतर है, 2 इंटू 3 3 इंटू 4 एक एक का अंतर है, तो ये 1/d 1/1 ही बन जाएगा। और यहाँ पहले टर्म का पहला पार्ट माइनस आखिरी टर्म का आखिरी पार्ट, तो ये वैल्यू 12/13 के बराबर आएगी। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला गलत हो गया, ओनली 2 करेक्ट हो गया यहाँ पर। आप ये भी ध्यान रखिएगा कभी भी अगर इस एग्जैक्टली ये वाली सीरीज आपको मिले कभी भी, और मैं यहां पर आता हूं 1/, लेट्स गो लाइक दिस, n-1 सॉरी n इंटू n+1। कितने टर्म्स है पता है आपको? n टर्म्स है यहाँ पर। पहले टर्म में यहाँ 1 है, आखिरी टर्म में यहाँ n है, तो n टर्म्स हो गए। इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका आंसर होगा पहले टर्म का पहला पार्ट माइनस आखिरी टर्म का आखिरी पार्ट। इसकी वैल्यू होती है आपकी n/n+1। तो ये भी कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, इस सीरीज के n टर्म का सम क्या होगा? इट्स लाइक n/n+1। तो यहाँ आप खुद देखो 12/13, 12/13, ये n है, n+1 है, तो 12/13, जहां एंड हो रहा है 12/13। बट पैटर्न समझना आप, क्योंकि पैटर्न इसलिए समझना है क्योंकि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। एक सवाल आया था 2017 के मेंस में, ऑल्दो वो रिपीट नहीं हुआ कभी,
बट वो सवाल था ऐसा जहां पर नीचे 3 टर्म्स यूज किया गया। और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बस कुछ 10 टर्म्स या 20 टर्म जो भी रहे होंगे थे लगभग, लेट्स से। इस पे बेस क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, तो यहां पर कैसे सवाल होता है बेसिकली और क्या चेंज आएगा मैं आपको समझाता हूं। यहां पर 2 परिवर्तन है। एक, नीचे जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो पिछले सवाल में 2 थे, यहां 3 है कि नहीं है? यस, यहां 3 टर्म हो गए नीचे, वहां पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे? 2। गैप तो कॉमन डिफरेंस वाला मामला है, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, और यहां भी 3 5 है। तो जो यहां 2 टर्म आखिरी के हैं वही 2 टर्म यहां शुरुआत के हैं, और यही पैटर्न होल्ड करता है। यहां 2 टर्म आखिरी के 5 7 है, तो यहां 7 9 है। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक ऐसे होता है, इस तरीके से। वी हैव टू ब्रेक दिस लाइक दिस, कि हम पहले को ऐसा कुछ लिखें 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5। अगले को हम लिखें 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7। अब देखना मजेदार बात, जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये बनेगा आपका एलसीएम। क्या बनेगा बताओ? एलसीएम 1 इंटू 3 इंटू 5 ही बनेगा। यहां 1 और 3 मौजूद है तो 5 आएगा, यहां 3 और 5 मौजूद है तो 1 आएगा, तो ऊपर क्या आया? 4 आया। यहां अगले में आप जाओ, आप कहोगे 3 5 7 लिखेंगे हम, तो जब आप 3 5 7 लिख रहे हो तो यहां 7 आएगा, क्योंकि यहां 7 नहीं है, और यहां 3 नहीं है, 3 आएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये 5 और 1 का अंतर, ये 7 और 3 का अंतर एक्स्ट्रा आ रहा है न्यूमरेटर में, तो मुझे यहां पर सब में 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के सेंस में क्या परिवर्तन आया ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूले के सेंस में परिवर्तन यह आया है कि अगर मेरे पास ऐसा सवाल बन जाए कि यहां ए है, यहां ए प्लस डी है, यहां ए प्लस 2d है, फिर मेरे पास यहां पर ए प्लस डी है, मतलब यहां ए प्लस 2d है, और यहां मेरे पास ए प्लस 3d है, सॉरी, देन आई हैव ए प्लस 3d। एंड यहां पर हम ऐसे डॉट डॉट लगाते जाएं, और आखिरी में मेरे पास क्या है? 1 अपॉन पहला टर्म ए, तो एनवा टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला टर्म। फिर यहाँ ए प्लस एन डी आएगा। नेक्स्ट एक बार हम डी जोड़ेंगे, फिर यहां पर आएगा ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, लाइक दिस। अब फर्क क्या होगा इसमें? देखिए सारा मामला वही चलेगा। अल्टीमेटली फर्स्ट टर्म फर्स्ट पार्ट बचेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट तो कटेगा, और लास्ट टर्म लास्ट पार्ट बचेगा। द डिफरेंस दैट विल कम, कि यहां पर हर एक टर्म में 1/d नहीं होगा बल्कि 1/2d होगा। अब ये 2 कहां से आया? अगर नीचे नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 हो गए तो इन दोनों का अंतर 2d बनाना, तो यहां 2d आ गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स नीचे मान लेते हैं 3 है, तो यहां 2d बना। जब 2 थे तो 1 इंटू डी था, जिसको हम डी बोल रहे थे। तो यहां पर एक वेरिएबल और आ गया एक तरह से, कि नीचे नंबर ऑफ टर्म्स 3 3 है या 2 2 है। अगर 3 3 टर्म्स हैं और ये पैटर्न है, तो 1/d की जगह मुझे 1/2d लिखना पड़ेगा, और यहां वही फर्स्ट टर्म फर्स्ट पार्ट माइनस लास्ट टर्म लास्ट पार्ट। अब होता नीचे अगर 4 टर्म होते तो मैं यहां 1/3d लिखता, क्योंकि वहां जो आखिरी टर्म होता वो a प्लस 3d होता, और a प्लस 3d और a का अंतर 3d बनता। होप ये बात दिमाग में घुस रही है तुम्हारे। तो जो एग्जाम में सवाल आया था, जैसे ये पैटर्न जब आया था, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे? मैं इसका उत्तर लिखना सिखाता हूं आपको। दोबारा ये रिपीट नहीं हुआ, बट पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब एक बार कहीं भी आ चुका है ना, तो उसको पूछने जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे ये सवाल मैंने लिखा, बताइए आप इसमें कितने टर्म्स हैं? तो आप कहोगे ये 1 है और ये 19 है। नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितने हैं? 10 टर्म्स हैं। कैसे? 1 3 19, एक पहले में जहां 1 है दूसरे में वहां 3 है, ऐसे करके मैं 19 तक जाता हूं, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इसको निकालना है आपको, कैसे निकालना है, तो आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं। सब में एक एक जोड़ दो, 2 4 से लेकर 20 तक जाओगे आप। क्या सब में एक एक जोड़ने से नंबर ऑफ टर्म्स बदलेंगे? नहीं, उतने ही रहेंगे भाई। फिर सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या नंबर ऑफ टर्म्स बदलेंगे? नहीं, हम नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही रख रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो 1 2 3 से लेकर 10 तक आ गया, 10 टर्म्स हो गया। अभी मैं वैसे एपी आपको पढ़ाऊंगा अलग से अगली क्लास में, तो एपी पढ़ाऊंगा तो आपको ये निकालने का तरीका भी सिखा दूंगा, कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो वहां से भी आपकी वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। यहां से दिख गया 10 टर्म्स है। क्या इसकी जरूरत थी? नहीं, बट मैंने निकलवा दिया, क्योंकि एग्जाम में कई बार 10 टर्म्स लिख के आएंगे, 10 टर्म्स ऐसे लिख के आ जाएगा कि 10 टर्म्स हैं। तो यू नीड टू नो हाउ टू राइट द लास्ट टर्म यूजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, क्लियर? अब इस सवाल का उत्तर कैसे निकलेगा आपका? तो आप कहोगे बहुत सिंपल है,
1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे करके जाएंगे। और आपने कहा 10 टर्म्स हैं, तो ये 1/19 इंटू 21 इंटू 23 बना। ये जो वैल्यू है आप कहोगे नीचे आएगा 1/2 इंटू डी आएगा। तो 2 इंटू डी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। डी की वैल्यू 2 है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है नीचे, तो 2d आएगा। ये ध्यान रखना, 1/2d की वजह से मैंने यहां पर ऐसा लिखा। फिर फर्स्ट टर्म का पहला पार्ट आएगा 1/1 इंटू 3, क्योंकि ये जब ब्रेक करने जाएंगे तो 1/1 इंटू 3 2 में ब्रेक होगा। जब नीचे 3 टर्म होंगे तो 2 में ब्रेक होगा, माइनस लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट जो है इन दोनों को पकड़ के बनेगा, ऐसा बनेगा। लास्ट पार्ट, लास्ट टर्म, लास्ट पार्ट। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको 1/4 मिलेगा। यहां 21 इंटू 23 मैंने लिखा, 3 सत्ते 21 मिला, तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 23 माइनस 1/4 इंटू 7 से गुणा करिए, 160 बटे 21 इंटू 23, ये हो गया आपका 40 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे। 21 इंटू 23 कैसे करोगे आप? आसानी से आप इसको 22 माइनस 1 सोच लीजिए, और इसको आप 22 प्लस 1 सोच लीजिए। ये 484 माइनस 1 बनेगा 483, 483 नीचे आ गया। ये मेरा आंसर होगा। तरीका समझ में आया आपको? यस, दैट्स हाउ इट इज डन। हाँ जी, क्लियर है? हाँ, फर्स्ट टाइम में बहुत कम लोगों ने किया होगा, आई एग्री, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जरा कल की क्लास शायद शेड्यूल नहीं, आप लोग बोल रहे हो ना? नहीं, सिंप्लीफिकेशन की भी क्लास और है यार, 80 सवाल करने हैं हमें इसमें, अभी तो 20 सवाल हुए हैं। हेलो विकास, यार क्लास नहीं शेड्यूल्ड है कल की प्लस में। करिए करिए, कल का भी करिए, 4 का भी करिए। हाँ हाँ हाँ, 2 क्लास और ऐड करिए अभी, बाकी अगर एक्स्ट्रा लगेगी तो बताऊंगा मैं आपको। हम्म, ओके, हाँ जी, चलिए अब आते हैं और आपकी भावनाएं सुनते हैं। तो आज सवाल इतने ही होंगे, आज का कॉन्सेप्ट डिस्कशन इतना ही होगा। बाकी क्लास आपकी है कल शाम को, घबराए नहीं। अमन जी करें, इट्स लाइक गिफ्ट फॉर मी, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच अमन फॉर शेयरिंग दिस पिक। ओके, और कौन है? ऋतुपर्णा जी करिए, मेरी भी बुक आ गई, थैंक यू ऋतुपर्णा फॉर शेयरिंग द बुक। का फोटो हमें बताया आपने, और बहुत धन्यवाद। और क्या है? केबी जी करें, आई बीन ट्राइंग टू परचेज द बुक फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज बट इट इज नॉट इन स्टोर। नो, इट इज इन स्टोर। लिंक खोजना आप नहीं मिलेगा तो कल मैं आपको दिखा दूंगा, लिंक दे दूंगा। किसी ने कहा बुक का प्राइस बढ़ गया है, नहीं, बुक का प्राइस वापस से 399 हो गया है आज। आपको जो भी प्राइस दिखा रहा है उसमें आप कोड लगा लीजिएगा एग्जामो, तो आपको प्राइस रिड्यूस होकर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल पूछा है शिवा ने कि आपने इसका आंसर डी बताया था क्लास में, बट इसका ऑप्शन डी तो 2 ही है ना। एक मिनट, मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं करा, जल्दी पूछ लिया तो प्लीज स्किप, अगर एक क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन हुआ होगा। नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन सही से मैंने डिस्कस किया बेटा, आप एक बार ठीक से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। मैंने ये कुछ किया था कि वैल्यू अगर हमने रखी तो x प्लस 1/x आपका 2 हो गया, जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। और उसी के हिसाब से मैंने ऑप्शंस रिजेक्ट किए हैं कुछ शायद ना। एक बार आप दोबारा देखिएगा, आई थिंक अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार पूरा चैप्टर कर लो। तो इस लॉजिक में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ दे देंगे इसका पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आज डलवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 468 बता दीजिए। करेंगे इस सवाल का बेटा, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम अभी, राइट? तो आप इस पर परेशान ना हो, इस तरह का एक सवाल करवाऊंगा मैं, एज ए कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा, तो समझा दूंगा कि ऐसा कैसे होता है। इसको अलग से डिस्कस करेंगे, इसमें लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा मुझे समझाने में। तो या तो यही सवाल आप शेयर कर देना, कल कर देना, कल करवा दूंगा। कल का क्लास शेड्यूल नहीं है, नहीं क्लास है, आप परेशान ना हो। कल का क्लास है आपका 6 PM पर होगा, सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी, अभी शेड्यूल हो जाएगी, राइट? हो जाएगी शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा कर रहे हो, कौन सा डाउट है? ये वाला सवाल पे डाउट है। क्यूब रूट 12 से बड़ा कौन सा नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 12? ठीक है,
तो एक नंबर दिया है क्यूब रूट ऑफ 12 और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर इससे बड़ा है। तो देखिए आपको करना है कि सारे ऑप्शंस को आप क्यूब रूट में कन्वर्ट करिए। इसका सिंपल सा फंडा ये होता है। तो 100 जैसे पहला ऑप्शन है 121 की पावर 1/6, तो इसको आप लिखिए 11 का स्क्वायर की पावर 1/6, जो बन जाएगा 11 की पावर 1/3। तो अब नेचुरली क्या हुआ कि ये छोटा हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि ये 11 की पावर 1/3 बना। एक ऑप्शन आपके पास है वो है 1500, यहां 12 दिया। तो अब देखो एक तरीका यह है कि अगर मैं सबको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर पाता तो ठीक है, जो कि आसान नहीं है। तो आपको करना क्या होता है, ये कंपैरिजन के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे एक्चुअली। इसमें करना क्या होता है कि सबके बेस देखने होते हैं, 1/6, 1/12, 1/5 और 1/9। इन सबका एलसीएम लेना होता है। तो क्या एलसीएम बनेगा इस केस में, 9, 6, 12, 5 सबको मिला लो और एलसीएम देखना होता है कि भाई कौन सा एलसीएम है हमारा। और उस एलसीएम को हमें कन्वर्ट करना होता है सारे नंबरों में, कि जैसे 1/3 को भी उसी में कन्वर्ट करेंगे, सबको उसी में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर कंपेयर करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन कल हैं शीट में, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कल मिलेंगे, तो एक बार वो डिस्कस करने दो मुझे, फिर आपका ये सवाल हो जाएगा, राइट, कि सेम बेस कैसे कन्वर्ट करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसमें तकलीफ आपको नहीं होगी। एलजेब्रा की प्रैक्टिस शीट आई थिंक अपडेट हो गई थी बेटा, एक बार ठीक से चेक करिएगा। ओके, हो गई थी। अक्रॉस इंडिया बुक डिलीवर हो रही है, यस, अक्रॉस इंडिया डिलीवर हो रही है किताब, आपको मिल जाएगी। ये सवाल किसने पूछा है कि मैंने आपसे अरिथमेटिक नहीं पढ़ा है, आपके बुक के सोल्यूशन मैं समझ पाऊंगा, समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। और बाकी रहे से टाइम पे अरिथमेटिक भी पढ़ लो मुझसे, है ना, अभी तो वक्त है बेटा, तो पढ़ लो, अरिथमेटिक भी पढ़ लो मुझसे, बस समझ जाओगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बच्चा पूछ रहा है अलजेब्रा की प्रैक्टिस शीट, यार मैंने अपडेट कर दी थी, जहां तक मुझे याद है, नहीं हुई है तो बता दो अभी। आई थिंक अलजेब्रा की प्रैक्टिस शीट अपडेट हो गई थी। ओके, हो गई थी, एक बार चेक कर लेना, शायद हो गई थी, मैं चेक करवा लूंगा, नहीं हुई होगी तो डाल देंगे। हाँ जी, डलवा देंगे अगर नहीं हुई तो। हो गई थी अपलोड, देखिए कंफर्म भी किया बच्चे ने। बाकी कल मिलते हैं, कल हम सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, मैं सिंप्लीफिकेशन की शीट डलवा देता हूँ अभी, ठीक, विल गेट दैट अपलोडेड। हाँ जी, ओके, ऑलराइट। तो चलो बढ़िया, फिर अच्छे से अपना कल मिलते हैं, ठीक है, सी यू टुमारो, ख्याल रखिए, थैंक यू।